फर्स्ट आर्टिकल, श्योक्यांग विलेजेस एंड इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी। आपने एक स्कीम पढ़ी थी जिसमें हमने फोकस करा था कि जो विलेजेस हैं बॉर्डर एरियाज के साथ उसको हम अपग्रेड करेंगे, और स्पेशली वो वाले बॉर्डर एरिया जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो वहां पे थी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो उसका एक सेगमेंट भी आप यहाँ पे पढ़ोगे जस्ट इनिशिएटिव्स के अंदर कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या क्या स्कीम्स चला रहा है जिससे वो अपने बॉर्डर विलेजेस को और ज्यादा अपग्रेड कर सके। तो सबसे पहले तो ये जो श्योक्यांग विलेजेस है, नाम से पता लग रहा है चाइना का कोई इनिशिएटिव रहा होगा। 628 विलेजेस ये अपग्रेड कर रहे हैं, स्पेशली इन द अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेगमेंट है। इनका मानना है जब इन्होंने तिब्बत को कहीं ना कहीं एनेक्स करा था कि जो साउथ पार्ट ऑफ तिब्बत है उसी में अरुणाचल प्रदेश भी काउंट होता है। अब जैसे मोनेस्ट्रीज आपको तिब्बत में मिलती हैं वैसी ही अरुणाचल प्रदेश में भी है, तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी वो जोड़ देते हैं। अब जब कहीं ना कहीं इन्होंने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया, एक्वायर वैसे पॉजिटिव नोट पे देखते हैं, एनेक्स वर्ड तब हम थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे देखते हैं कि किसी ने फोर्सफुली किसी कंट्री को अपना पार्ट बना लियो। तो चाइना का मानना है, इनका क्लेम है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है इसका जो 90% हिस्सा है दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ तिब्बत। तो अगर तिब्बत को इन्होंने एनेक्स कर लिया है तो इन्हीं की टेरिटरी का ये पार्ट हुआ। अब इन्होंने एक सॉफ्ट सी पॉलिसी यहाँ पे चला रखी है, ये विलेजेस डेवलप करते हैं, इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, क्योंकि जब गांव बनेंगे तो अभी सी बात है वहां पे सड़कें भी निकल के आएंगी। तो ये सिर्फ सिविलियन पर्पज से यूज नहीं होगा, ये एज अ मिलिट्री चेक पोस्ट की तरह भी यूज करे जाएंगे। तो पहले तो बोल दिया कि अपने लोगों को कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए हम आपको एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं और यहाँ से चाइना अपनी जो एक्सपांशन वाली पॉलिसी है उसको और ज्यादा अपग्रेड करता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और कल ही आपने एक आर्टिकल भी देखा था जिसमें हमने बोला था कि इंडिया को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अभी के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेज करने पड़ेंगे। रीजन यही है कि हमारे जो दो होस्टाइल से नेबर हैं उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। ठीक, तो यही है, दैट इज श्योक्यांग विलेजेस, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब भी बोली जाती है, आप या तो यहाँ पे हिट करते हो एकदम से कि जो अक्साई चीन वाला पार्ट कहीं ना कहीं इस टाइम पे चाइना ही एडमिनिस्टर उसको कर रहा है, और एक आपको लाइन ऑफ कंट्रोल सुनाई देती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले सेगमेंट को सेपरेट करता है। पर ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके टोटल 3 फ्रंट्स आते हैं। एक तो आ जाते हैं आपका दैट इज वेस्टर्न फ्रंट, जो ये पूरा लद्दाख और कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक आता है मिडिल फ्रंट, या जिसे मिडिल सेक्टर भी बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला सेगमेंट है उसके साथ आएगा। देन उसके बाद आगे आ जाओ अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, यहाँ पे थर्ड फ्रंट या थर्ड सेक्टर काउंट होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। पर एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत एक लाइन यहाँ पे डेजिग्नेट करी गई थी विच इज मैकमोहन लाइन, पर चाइना इसको क्लेम नहीं करता। वो बोलते हैं कि ये इलीगल तरीके से इंडिया वालों ने बोल दिया है कि ये बॉर्डर ट्रीट करा जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली विद द अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो आगे बॉर्डर वाले एरियाज। अब ड्यूअल यूज करते हैं ये विलेजेस का, जिसमें ये जो एसेंशियली इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं परमानेंट सेटलमेंट्स बनाएंगे, फोर्टिफिकेशन कर देंगे। फोर्टिफाई मतलब फोर्ट बना देना, जैसे किला होता है बाहर से एक कंपाउंड वॉल लगी होती है, उसी तरह से सेम अप्रोच अप्लाई करना। उसके बाद आउटपोस्ट बना देना। बोलेंगे तो ये कि सिविलियन पर्पज से ये वाला एरिया यूज करा जाएगा, पर एक्चुअल में वो बाद में मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह भी यूज करा जाता है। तो मतलब इंडिया के कहीं ना कहीं सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को भी ये थ्रेटन करता है। और ऐसा नहीं है ये विलेजेस आज से ही बनाए जा रहे हैं, इनका जो काम है वो 9-10 साल पहले का शुरू हो रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं एक्वायर कर सकता, इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो एक सवाल आता है कि क्या इंडिया ने कोई एफर्ट डाले हैं, गुड मॉर्निंग, एफर्ट डाले हैं इंफ्रा बनाने के लिए? तो हाँ जी बिल्कुल, आपने टनल्स वगैरह यहाँ पे पढ़ी ताकि जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है इन फ्रेजाइल एरियाज के अंदर प्रोवाइड करी जा सके। तो श्योक्यांग, ये जो बॉर्डर डिफेंस विलेजेस प्रोग्राम है जो चाइना ने चला रखा है, श्योक्यांग का मतलब ही क्या होता है? मॉडरेटली प्रॉस्पेरस वेल ऑफ विलेजेस। मतलब ऐसे विलेजेस होंगे जहां पे आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिखेगी और लोग वहां पे रह रहे हैं, सिविलियन पर्पज से उन विलेजेस को यूज किया जा रहा है। ये चाइना ने तिब्बत के ऑटोनमस रीजन के अंदर डेवलप करे हैं अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज। जो मैंने अभी बताई आपको स्टोरी की, चाइना क्लेम करता है कि जो तिब्बत का सदर्न वाला पार्ट है उसी में अरुणाचल प्रदेश का भी मैक्सिमम एरिया एक्वायर हो जाता है। अब याद रखना, ये जो आपने एक लाइन पढ़ी विच इज मैकमोहन लाइन, चाइना का ये भी मानना है कि हम इसको क्लेम नहीं करते, क्योंकि जब तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे उन्होंने बोला था कि हाँ जी ये जो मैकमोहन लाइन है ये बॉर्डर की तरह एक्ट करेगी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर ये बात डाल देते हैं और चाइना ने खुद बोला है कि हम इसको इनवैलिड मानते हैं, हमारे हिसाब से ये वाला एरिया बॉर्डर एरिया काउंट नहीं होगा, ये वाली लाइन बॉर्डर लाइन काउंट नहीं होगी। इसके बाद की फीचर देख लो अब इन विलेजेस के। 2017 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी शुरू होगी थी चाइना के एंड से, लगभग 30 बिलियन युआन्स की।
तो ये इन्वेस्टमेंट 2017 से ही शुरू हो चुकी थी। 628 विलेजेस बनाने थे। 21 बॉर्डर काउंटीज जो होती हैं, यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखो, हर विलेज की एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो जितने ज्यादा आप विलेजेस बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ती चलेगी। तो ये डिसाइड करा था चाइना ने। बाकी इनका ड्यूअल यूज है, सिविलियन सेटलमेंट प्लस मिलिट्री यूनिट, दोनों ही पर्पसेस से यूज करा जा रहा है। और ये पीपल लिबरेशन आर्मी जो डिप्लॉयमेंट करी है ये चाइना ने, उनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अब देखो, जो विलेजर्स होते हैं वो आंख और कान की तरह भी एक्ट करते हैं। मतलब एक टेरिटरी में आप आ चुके हो जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है दो कंट्रीज के बीच में, वो एक इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री में जाके कन्वे कर सकता है, क्योंकि लोग तो नहीं के हैं, पर जो सेटलमेंट हो रही है वो किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर एरिया के अंदर जाके हो रही है। तो ईयर एंड आईज की तरह भी विलेजर्स एक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जैसे एक बैटल ऑफ रिजांगला के बारे में आप सुनते हो, वहां पे लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था ना, कोई इंडियन आर्मी को हेल्प कर रहा था, वहीं पे कोई साइनो आर्मी की हेल्प कर रहा था। तो वो जो लोग थे बीच में, वही आंख और कान की तरह एक्ट कर रहे थे। तो ये विलेजेस का नेचर रहेगा। एंड लीगल बैकिंग, तो चाइना का जो लैंड बॉर्डर लॉ है उसी में से ये विलेज उन्होंने सपोर्ट कर दिया है कि हम बिल्कुल लीगल तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट्स बनवा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पर्पस वही है जो इनकी एक्सपांशन पॉलिसी है कि हम टेरिटोरियल क्लेम्स करेंगे। यही करते हैं ना, ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, बाद में क्लेम करेंगे कि हमारी ही ये टेरिटरी है, ये हमें ही बिलोंग करती है। तो एक ग्रे जोन टेक्टिक्स, जहां पे आपको पता नहीं चलता क्या चीज व्हाइट है क्या ब्लैक है, वैसी टेक्टिक्स प्ले करता है चाइना। और ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सुनते हो, वैसे ही विलेजेस की भी एक ग्रेट वॉल बनाए जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज के अंडर। और उसके बाद डिफैक्टो मतलब एक्चुअल में इंफॉर्मेशन द फैक्ट यही है कि ये वाली टेरिटरी फिर हमें बिलोंग करेगी। तो ये अप्रोच जो है ये डिस्प्यूटेड एरियाज में चाइना ने फॉलो करी है। और इसी में सिनिसाइजेशन, ये सिनिसाइजेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। सिनिसाइजेशन के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक है ए कल्चरेशन, दूसरा आता है एजिमिलेशन। अब सिनिसाइजेशन, ए कल्चरेशन या एजिमिलेशन कभी भी टर्म आए तो मेन जो सिग्निफिकेंस रहेगा वो कल्चर का रहेगा। कल्चर में जैसे कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया की एथनिसिटी के हिसाब से जो कल्चर है यूनिफॉर्म का वो डिफरेंट होना चाहिए था। जैसे लड़के धोती में आए प्रॉपर, वही हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करता था। पर बाकी फॉरेन कंट्री से हमने क्या सीखा, जैसे जो मेल्स हैं वो प्रॉपर ट्राउजर में आएंगे, शर्ट में आएंगे, फीमेल्स हैं प्रॉपर स्कर्ट्स का यूज करेंगी या ट्राउजर में भी आ सकती हैं। तो हमने किसी और कल्चर को अडॉप्ट करा। सेम यहाँ पे भी किया जाता है। एक टर्म आती है दैट इज ए कल्चरेशन। ए कल्चरेशन का मतलब होता है आपने अपने पूरे कल्चर को छोड़ दिया, जो जिस कल्चर से आप बिलोंग करते थे, और कोई दूसरा कल्चर वहां पे आया था जो आपको अच्छा लगा, तो आपका जो फेथ था अब उस कल्चर के हिसाब से चल रहा है। मतलब आप पूरे परिवर्तित हो जाते हो यहाँ पे। जो आप पहले एग्जिस्टिंग कल्चर अपना फॉलो कर रहे थे उसकी जगह पे जो दूसरा कल्चर आया उसको अडॉप्ट कर लिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखोगे, जब क्रिश्चियनिटी का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ रहा था तो उन्होंने देखा कि अपनी गवर्नमेंट तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही वैसे भी, तो हम एक काम करते हैं इसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्रिश्चियनिटी आपको आज भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलती है। दूसरी टर्म आती है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन में क्या होता है, आप दूसरे कल्चर को तो अडॉप्ट करते हो, वो जो डोमिनेंट वाला होगा जिसका प्रचलन इस टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है, जो एक मेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके जा रहा है, पर वो डोमिनेंट रहेगा, आप अपने कल्चर को पूरे तरह से छोड़ते नहीं हो। इसमें आपको मिक्सिंग दिखाई देगी। ए कल्चरेशन मतलब अपना छोड़ दिया कल्चर और कोई नया वाला कल्चर अडॉप्ट कर लिया जो इन्फ्लुएंस कर रहा था आपको कि हाँ मेरे कल्चर से तो बेटर ही है। और एजिमिलेशन में क्या होता है, एक डोमिनेंट कल्चर होता है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, पर अपने जो कल्चर के प्रिंसिपल थे उसको भी साथ में लेके चलते हो। बड़ी सारी ट्राइबल्स जो लोग हैं हमारे, वहां पे ये पॉलिसीज अडॉप्ट करी जाती हैं। कई ट्राइबल्स ने पूरा ये कल्चर कर लिया हुआ है कि दूसरे एक सेगमेंट के साथ मिक्स हो चुके हैं, अब अपने कल्चर को याद नहीं करते। वहीं पे कई एजिमिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि इनका कल्चर भी अच्छा है और इससे शायद हमें फायदा भी हो सकता है, पर अपने कल्चर, अपने जो रूट्स हैं उसको भी नहीं छोड़ना है। तो एजिमिलेशन मतलब अभी भी अपना कल्चर परसिस्ट करता है, पर जो डोमिनेंट कल्चर था उसको भी अडॉप्ट कर चुके हैं। ए कल्चरेशन मतलब ए कभी भी आ गया ना आगे, बायो में देख लो, कहीं पे भी देख लो, अगर ये वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है प्रॉपर, तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे अपने कल्चर की एब्सेंस हो जाती है, आप नया कल्चर एक अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक, तो ये जो सिनिसाइजेशन वाला प्रोसेस है ये भी यहाँ पे अडॉप्ट करा जा रहा है चाइना के थ्रू। और ऊपर से अपनी ही कंट्री के लोगों की बात करें, वो वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को बोल देते हैं कि ये तो चीनी लगते हैं पूरे, और वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट चल पड़ता है कि हम चाइनीज नहीं है, हम एक्चुअल में इंडियंस हैं और तुमसे ज्यादा इंडियन है। ये प्रूफ उनको देने पड़ जाते हैं। तो ये हमारी भी गलती रहती है, जो बाकी मेनलैंड ऑफ इंडिया में रह रहे हैं उनकी भी गलती रहती है यहाँ पे। तो सिनिसाइजेशन, ये प्रोसेस, ये चीज एनहांस करी जा रही है चाइना के थ्रू, और चाइनीज पॉपुलेशन की प्रेजेंस आसपास के एरियाज में बढ़ती जा रही है।
तो स्टेट सर्वेलियंस एंड कंट्रोल को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। ये तो आप तब ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, तब ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे अगर वहां की जनता हमसे खुश हो। वो जो मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके साथ खुश भी तो होनी चाहिए। तो जितने मर्जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला लो वहां पे, पर वो जो कल्चर को लेके एक एस्पेक्ट होता है वो वहां से रिमूव नहीं होना चाहिए। मेन तो खेल देखो, इंडिया में बोलते हैं ना कि डाइवर्सिटी है पर फिर भी यूनिटी है, वो कल्चर नहीं जोड़ा है, रिलीजन नहीं जोड़ा है। अगर रिस्पेक्ट दी जा रही है तो वो जो सेक्युलरिज्म एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है अगर उसको प्रमोट किया जा रहा है तो चाइना तो उसका फायदा उठा रहा है। ये पहले ही फोकस कर रहे हैं एकल्चरेशन के ऊपर या एजिमिलेशन के ऊपर कि चलो नहीं भी पूरा छोड़ना है तो आप अपना सेगमेंट भी रखो, प्लस इसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। और ऊपर से पॉलिसीज चला दी जाती हैं जिससे जनता का और ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज चाइना की तरफ से अप्रोच हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न फैसिलिटी, ये इंडिया को वैसे करनी चाहिए कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क ये और ज्यादा एनहांस हो। एफर्ट डाल रही है गवर्नमेंट, हम ये नहीं बोल सकते, पर चाइना ज्यादा स्पीड में डाल रही है। ठीक है, फर्क वहां पे आ जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डिमार्केशन लाइन है जो चाइना और इंडिया को सेपरेट करती है। यहाँ पे बड़े सारे फिंगर पॉइंट्स भी आते हैं कि यहाँ तक इंडियन आर्मी चेक करेगी, यहाँ पे जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है वो चेक करेगी। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी को सेपरेट करती है फ्रॉम इंडिया। और स्पेशल इन्फ्लुएंस इसका तब रहा जब 1962 में साइनो इंडिया वॉर होती है। पहली तो ये सारे में ही थी, पर जो मेन फ्रंट पे बैटल हुई थी वो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्टी था। एक सिटी भी है अरुणाचल प्रदेश की, बड़ी पॉपुलर है और टेरिटोरियल क्लेम बार बार चाइना के थ्रू उसके ऊपर डाले जाते हैं। टी से नाम शुरू होता, तवांग वैली, वेरी गुड। तो ये तवांग वैली बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रही है। उसके बाद आप बार बार देखते हो कि कुछ नाम चेंज कर दिए गए चाइना के थ्रू। फिर वैसे ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने हनुमानगढ़ बना दिया था, उनका होइनशोंग करके कुछ रीजन था, कि नाम बदल देने से वो टेरिटोरियल क्लेम आपका नहीं हो जाता, ये दिखाने के लिए था। अब ओरिजिन देख लो, 1959 में जो चाइनीज प्रीमियर थे उन्होंने ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट इनिशिएट करा था। पर इनिशियली इसको जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम इस क्लेम को नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो अक्साई चीन वगैरह का पार्ट था वो चाइना अपने मैप के अंदर शो कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात ही हमारे एंड से ये एक्सेप्ट नहीं होना था। बड़े सारे डिस्प्यूट इमर्ज करते गए और फाइनली 1993 में एक बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें हमने एक्सेप्ट कर लिया फॉर्मली, मतलब ऑफिशियली हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक ही रिस्पेक्टिव आर्मीज चेक करेंगी। ठीक है, तो ये 1993 तक चला। मतलब उससे पहले भी हम क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर फॉर्मली अब ये डेजिग्नेट कर दिया जब ये ट्रीटी साइन होती है दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज के थ्रू। सेक्टोरल डिवीजन वही आती है, पहले वेस्टर्न सेक्टर में आता है जहां पे ये लद्दाख और अक्साई चीन वाला पार्ट सेपरेट होता है। एंड उसके बाद मोस्ट फ्रिक्शियस एरिया भी यही रहता है। इसका जो मिडल सेक्टर आया जहां पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, सबसे कम जो फ्रिक्शंस होती है वहीं पे होती हैं। रीजन आपको पता है, हिमालय का रेंज वहां से जाता है, तो टफ टेरेन है, तो दोनों ही आर्मी बहुत ट्राई करती हैं कि हम पीछे रहे, तो दोनों फोर्सेस ही पीछे रहती है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट वाला एरिया रहता है दैट इज ईस्टर्न सेक्टर। सिक्किम का हिस्सा भी आ जाता है वहां पे। सिक्किम देखा ना आपने, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को ऐड करा गया था? 36, वेरी गुड, 36, 38 नहीं था, 36 था। 35th में वो एसोसिएट स्टेट बना था और फिर उसको कट करके 36th अमेंडमेंट आता है जिसके तहत सिक्किम को ऐड कर लिया जाता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन को चाइना क्लेम नहीं करता, पर जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस टाइम पे ये वाली लाइन डेजिग्नेट करी गई थी कि जो मैकमोहन लाइन है वो टेरिटरी ऑफ चाइना एंड इंडिया को सेपरेट करके रखेगी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और शिमला कन्वेंशन आया था 1914 में। उसके बाद परसेप्शन गैप, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वैसे तो इसका लेंथ बनता है लगभग 3488 किलोमीटर तक का, पर चाइना बोलता है कि नहीं, सिर्फ 2000 किलोमीटर तक का ही है। वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपने देखा उसको ये क्लेम नहीं करते। तो ये वाला डिस्टेंस के हिसाब से आया। बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या क्या बने रहते हैं, तो जैसे देम चौक आपने सुना है, देपसांग सुना है, गलवान वैली। गलवान वैली कहाँ पे हिट करा? लद्दाख वाली एरिया जहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता रहता है। देपसांग आ जाए, देमचौक आ जाए, पेंगोंग सो आ जाए, ये सारा ही वेस्टर्न सेक्टर में काउंट करा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे तवांग आ गया। तवांग कहाँ पे आ गया? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। इस मैप पे बस नजर मार लेनी है एक, ये जो जैसे देम चौक मैंने बोला, त्रिग हाइट्स आई, दुमशेले, पेंगोंग सो, शुमार और देन स्पांगुर गैप, ये सारे ही आपके वेस्टर्न सेक्टर में काउंट होंगे। देन उसके बाद मिडिल सेक्टर जो देखा हिमाचल प्रदेश वाला, और दूसरा उत्तराखंड वाला, वहां पे देखोगे कौरिक है, शिपकिला पास जहां से एक रिवर भी एंटर करती है, सतलुज रिवर। फिर उसके बाद आ गया उत्तराखंड, यहाँ पे बाराहोती और पुलान सुंदा, ये वाला जो एरिया है। काला पानी आ जाए
वो नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्टेड है, उत्तराखंड वाला पार्ट। ये दो जो एरियाज हैं ये चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्टेड है उनकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अरुणाचल आ गया तो नामखा शू आ गया, देन समदरोंग शू आ गया, असफीला आ गया, लोंग शू आ गया, दीचू है, यांगसे है, फिश टेल 1 एंड 2 है, दिबांग वैली है। तो ये सारे आपके एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद द जो लास्ट वाला सेगमेंट बचा विच इज ईस्टर्न सेक्टर। अब मिलिट्री और सिविल फ्यूजन तो मैंने आपको बताया, आईज एंड ईयर्स की तरह एक्ट करते हैं, सर्वेलियंस और इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को इंडीड यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी इंक्रीज करते हैं, हमारी साइड भी और दूसरी साइड भी। तो आपको पता नहीं चलता उस टाइम पे कि एक्चुअल में किसकी साइड में है। तो दोनों ही तरफ नुकसान भी है, फायदे भी हैं। और तवांग और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तवांग वैली को लेके बार बार कॉन्फ्लिक्ट बनता है विद चाइना, नाम वगैरह बदल दिए जाते हैं, टेरिटोरियल क्लेम शुरू कर दिया जाता है। और दूसरा है दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखा है विद इंडिया। यहाँ पे आ जाओ आप, ये भूटान वाला पार्ट, ये है सिक्किम का, और यहीं पे नीचे वाले एरिया से वेस्ट बंगाल के ऊपर देयर इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वैसे भी जब काउंट करते हैं इसको तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बड़े ही लेमन शब्द में चिकन नेक कॉरिडोर भी आप बोलते हैं। और यहाँ पे एक प्लेटू था, कौन सा था, भूटान का, वैसे वो मेन पार्ट है पर आगे तक एक्सटेंड करते हैं, डोकलाम प्लेटू, ठीक है। डोकलाम रीजन का कॉन्फ्लिक्ट भी आप बार बार पढ़ते हैं। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं चाइना के साथ। बाकी इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए रखे हैं ताकि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोग्राम है, देन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट हैं, जैसे जोजिला टनल आ गई, सेला टनल आ गई। तो ये कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर पे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मिडिल सेक्टर में आप ज्यादा नहीं सुनोगे क्योंकि टेरेन भी उतना ज्यादा टफ है। बाकी जितनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, उतनी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट डाले हुए हैं। इसके अलावा एरियल एंड मल्टी मॉडल रेडीनेस, तो उसके लिए न्योमा एयरबेस भी बनाया गया है। ये कहाँ पे आ जाएगा, लद्दाख, न्योमा एयरबेस, तो ये आ जाएगा, हाईएस्ट भी है। और हेलीपैड नेटवर्क्स प्रोवाइड करने की ट्राई करी जा रही है क्योंकि एयरक्राफ्ट जहां पे लैंड नहीं कर सकता वहां पे हेलीकॉप्टर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा ड्रोन्स का यूज करा जा रहा है। तो मतलब मल्टी लेयर्ड जो एरियल हेल्प हो सकती है वो गवर्नमेंट अपने एफर्ट डाल रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस देख लो, मल्टी लेयर्ड ISR, वही इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकग्निशन, जिसमें सैटेलाइट, ड्रोन्स और AI बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम में सिचुएशनल अवेयरनेस हो सके, वो सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में पढ़ा कि कनेक्टिविटी का एक मेन मुद्दा बना रहता है, वैसे ही हमने भूटान में एक इन्वेस्टमेंट कर दी थी। एक छोटी सी सिटी है गेलेफू सिटी, जहां पे बोला कि नेट जीरो एमिशन की इसको हम सिटी बना देंगे। इससे पहले चाइना इन्वेस्टमेंट कर दे, इंडिया ने इनिशिएशन लिया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ऑल्दो मानसून की वजह से गेलेफू सिटी और भूटान में बड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बाढ़ आ जाती है वहां पे, बाकी एलिफेंट्स भी हैं वहां, तो आप चाहें कि ह्यूमन सेटलमेंट हो और एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी ना आए तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है उस रीजन के अंदर। बट स्टिल भूटान की भी एक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अब ढोकलाम प्लेटू, जैसे भूटान को आप मैप पे देखते हो तो पासम लुंग एंड जाकर लुंग आते हैं, दो एरियाज ऊपर जो चाइना ने कंट्रोल करके रखे हुए हैं। वो बार बार बोलते हैं कि ये जो डोकलाम वाला स्कर्मिश हमने क्रिएट करा है हम बंद कर देंगे पूरा, पर क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो एरियाज हैं ये आप ले लो, ये वाला एरिया हमको दे दो। चाइना डिमांड करता है डोकलाम की, जबकि डोकलाम भी आंख की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जिसके पास भी इसका कहीं ना कहीं फीचर मतलब अवेलेबल होगा, जिसके पास इसके टेरिटरी या एरिया एक्वायर्ड होगा, वो पूरा चेक रख सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। तो भूटान भी इस चीज में स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि इंडिया इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, तो हम अभी के लिए इंडिया के ही फेवर में है। बाकी तिब्बत वाली बात तो बार बार बोली ही जाती है। इसके अलावा इंडिया ने गति शक्ति प्रोजेक्ट भी चलाया जिसमें बोला कि फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, रोड्स कनेक्टिविटी, टनल्स कनेक्टिविटी, ये फटाफट से करेंगे। तो ये जो विलेजेस है ये आपने ध्यान में रखने हैं, और जो स्कर्मिश पॉइंट है वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर, उनको भी ध्यान में रखना है। तो इन विलेजेस को लेके एक आर्टिकल आ रखा था, सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।